स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज वेक्टर सदिश। ओके, सदिश इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सदिश का जो यूज है, सदिश का जो प्रयोग होगा वो पूरी ही फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और सदिश से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, हालांकि आप 9वीं 10वीं में पढ़कर आए होंगे थोड़ा थोड़ा सदिश, लेकिन हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सदिश सदिश क्या होता है उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं भौतिक राशियों की। भौतिक राशि क्या होती है? तो सपोज करिए, ऐसा मानिए कि मेरे पास में 1 किलो लेट सपोज सोना है। तो 1 किलो सोना हो सकता है क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। 1 किलो पानी है, हो सकता है। मास है मतलब द्रव्यमान है, तो जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको मापा जा सके, वो एक भौतिक राशि है। ओके, मुझे मान लो दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द है। अब अगर मेरे हाथ में दर्द है तो कितना दर्द है इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसको माप नहीं सकते हम। और अगर इसको हम नहीं माप सकते हैं तो ये भौतिक राशि नहीं है। ओके, तो भौतिक राशियां क्या है, हम भौतिक राशि पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि भौतिक राशि क्या होती है, जिसको हम माप सकें, जिसका मेजरमेंट कर सकें। ओके, वो एक भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका अदिश राशि और एक और हो गया आपका सदिश राशि। अब ये अदिश और सदिश क्या है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है सदिश, लेकिन अदिश क्या है हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अदिश वह राशि है जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब ये क्या है परिमाण? परिमाण मतलब उसका वैल्यू, उसका मान। मैं आपसे पूछूं कि अभी कितना समय हो रहा है, हम बोलेंगे कि सब 5 बज रहे हैं, या आप जो भी जब भी ये लेक्चर देख रहे होंगे, सपोज करिए 3 बजे देख रहे हैं, 2 बज रही है, तो 2 बज रहे हैं। इसमें हमने कोई दिशा नहीं बोली कि 2 बज रहे हैं इंदौर की तरफ, 2 बज रहे हैं कोटा की तरफ, 2 बज रहे हैं मुंबई की तरफ, ऐसा कुछ नहीं बोला हमने। मतलब हमने इसमें दिशा नहीं दिखाई, हमने केवल डायरेक्टली बोला है कि अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज 2 o'clock, 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो दो जो है वो उसका परिमाण हुआ, और ये राशि क्या हुई, कौन सी राशि? समय। समय भौतिक राशि क्यों है? क्योंकि मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। ये कौन सी राशि हुई? एक अदिश राशि। अदिश नाम से दिख रहा है कि अदिश, इसमें दिशा नहीं हो। ओके, तो अदिश राशि। अब अदिश राशियां क्या क्या होती है, जैसे कि समय, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। समय, ताप, चाल, ये सब अदिश राशियां हैं। ओके, सदिश राशि की बात करते हैं। तो सदिश नाम से पता चल रहा है कि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण तो हो ही। एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने आपसे बोला कि मेरे ऊपर बल लगा है, बल, फोर्स, बल लगा है 2 न्यूटन का। न्यूटन क्या है? न्यूटन मात्रक है, किसका? बल का। ये हम मात्रक और विमा में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो मेरे ऊपर 2 न्यूटन का बल लगा है। सपोज करिए कि मैंने आपसे कॉल पे बात की और मैंने आपसे बोला कि मेरे ऊपर 2 न्यूटन का बल लगा है, तो आपके मन में ये ख्याल तो आएगा कि साला 2 न्यूटन का बल लगा है, लेकिन लगा कहां से, किधर से लगा है? यहां लगा है, यहां लगा है, ऊपर से लगा है, किधर से लगा है? मतलब डायरेक्शन होना जरूरी है। मतलब मैंने जो सेंटेंस बोला कि मेरे ऊपर 2 न्यूटन का बल लगा है, या फलाने के ऊपर 2 न्यूटन का बल लगा है, या मैंने इस दीवार के ऊपर 2 न्यूटन का बल लगा है, तो ये स्टेटमेंट अधूरा हुआ, ये कथन जो है वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा कथन बोलना चाहिए था कि मेरे ऊपर 2 न्यूटन का बल लगा है और मेरे सिर पर लगा है, तो ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। तो 2 न्यूटन यहाँ पर क्या हो गया? 2 न्यूटन जो हुआ है वो हुआ यहाँ पर अधिक, उसका परिमाण, उसका वैल्यू, और ऊपर से लगा है तो मैंने दिशा बता दी। ओके, तो ये हुआ सदिश राशि। तो सदिश राशि का एग्जांपल लिख लेते हैं। बल, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशियों में आते हैं। ओके, वेग और त्वरण की हम चर्चा करेंगे, बस अभी आप थोड़ा सा याद रखें
कि ये जो है वो सदिश राशि है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, सदिश है कि अदिश है? सोचिए, गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा की कोई दिशा थोड़ी होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता उसका। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है ये क्या है, ये अदिश राशि है। हालांकि हम आगे जाकर भौतिक राशि में एक और राशि देखेंगे, दैट इज टेंसर। अदिश राशि, सदिश राशि और एक और राशि आती है प्रदिश राशि। वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, तब उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन अभी जनरली जो कॉमन जो बातें होती है वो अदिश और सदिश राशियों पर होती है। क्लियर है? अब हम, ये तो हो गया भौतिक राशियों में दो राशियां सदिश और अदिश। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सदिश राशि के बारे में। ओके, आपको नोट करना है तो आप नोट करिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सदिश, सदिश की। अब सदिश में मैं बता चुका हूं कि सदिश में दो चीजें आएगी, एक तो परिमाण और एक और दिशा। तो सदिश में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आएगा परिमाण और एक और आएगा दिशा, डायरेक्शन। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा मतलब डायरेक्शन, या डायरेक्शन मतलब दिशा। ओके, एग्जाम्पल से लेते हैं दिशा और परिमाण। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हम बात करते हैं बल की। बल एक सदिश राशि है। जनरली बल को डिनोट किया जाता है F से। अगर मैंने F के ऊपर ऐसा तीर का चिन्ह लगा दिया, F के ऊपर ये किसी भी भौतिक राशि के ऊपर अगर ऐसा एरो लगा है, ऐसा तीर का चिन्ह लगा है, तो समझ जाइए कि वो राशि क्या है, वो एक सदिश राशि है। मतलब ये सदिश राशि कब है, जब इसके सिर पर ये एरो हो, ये तीर का चिन्ह अगर हमें दिखे, तो समझ जाइए कि ये जो राशि है वो क्या है, वो है सदिश राशि। वो एक सदिश राशि है। तो हम जानते भी हैं कि बल एक सदिश राशि है। ओके, अब दिशा क्या होगी, दिशा जो भी होगी, ये एरो इधर लगा है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये एरो मतलब बल उधर लग रहा है। ये एरो तो हमेशा ऐसे ही लगता है, इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर एरो लगा है मतलब वो एक सदिश राशि, इतना समझिए आप, ठीक है। अब इसका परिमाण क्या होगा, तो इसके परिमाण को लिखने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूं। परिमाण को अगर मैं बल तो मैंने लिख दिया F वेक्टर, इसका परिमाण क्या होगा, इसके परिमाण को हम ऐसे लिखते हैं F वेक्टर, और ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं, तो ये परिमाण हो गया। कभी कभी इतना ज्यादा ना लिखकर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या F सिंपल। हमें तीर का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं उसके ऊपर। अगर तीर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो उस राशि का परिमाण लिखा हुआ है, और अगर तीर का चिन्ह लगा है तो वो एक सदिश राशि है। आप इसे बॉक्स में डालकर लिखेंगे तो भी हम समझ जाएंगे कि वो क्या लिखा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू, वो उसका परिमाण लिखा हुआ है। क्लियर है? और चर्चा करते हैं। अब दिशा कैसे लिखते हैं, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, तो ये मेरा वेग हुआ। वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल में केवल परिमाण होता है, वेग में दिशा भी बताना होती है। अगर मैं कहूं कि मेरा वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये स्टेटमेंट, ये कथन मैंने अधूरा बोला है। मेरा वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें मैंने कहीं दिशा तो बताई नहीं, मैंने केवल 2 मीटर पर सेकंड बोला, दैट इज स्पीड, मैंने केवल चाल बताई है। तो मेरा जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड है, ये स्टेटमेंट अधूरा है, कथन अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा कहीं से कहीं तक मैंने नहीं बताई है। तो अगर पूरा कथन कहना है तो मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि मेरा जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकंड है उस दिशा में। मैंने कोई स्पेसिफिक कोई विशेष दिशा बता दी तो समझ जाइए कि वो वेग के बारे में मैंने चर्चा कर ली। ओके, तो मान लो कि मैं इधर चला 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये मेरा वेग हो गया। अब ये जो एरो है ये दिशा दिखा रहा है, किसका, मेरे वेग का। मेरे वेग की दिशा वो रही उधर, ये परिमाण दिखा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये क्या हुआ, परिमाण, और ये क्या हुआ, दिशा। ठीक है, अगर ये तीर का चिन्ह ऐसे होता और 2 मीटर पर सेकंड होता तो अभी भी परिमाण तो 2 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन मेरी जो दिशा है वो इधर है, तिरछी है। बात समझ आ रही है? तो दिशा कैसे दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं इस तीर के चिन्ह के साथ। क्लियर है? अब सपोज करिए कि मेरी तो 2 मीटर पर सेकंड इधर चाल है, इधर वेग है, और आपका जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकंड है और उसकी दिशा भी इधर ही है।
तो उसको कैसे दर्शाएंगे? तो क्योंकि दिशा दोनों की सेम है इसलिए तीर का चिन्ह तो ऐसे ही बनेगा, बस वो मेरे जो चाल है, मेरे जो मैग्नीट्यूड है, मेरा जो परिमाण है वेग के, उससे डबल बनेगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देखो तीर का चिन्ह की जो दिशा है दोनों की एक जैसी है, मतलब दोनों जो है वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। कौन ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है? तो नीचे वाला स्टाफ ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। ये हमें देखकर समझ आता है एरो की लंबाई से, तीर की लंबाई से देखकर समझ आता है। हालांकि क्वेश्चंस में दिया रहता है कि इसका परिमाण 2 मीटर पर सेकंड, इसका परिमाण 4 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मान लो नहीं दिया रहे, मान लो कि मैं ऐसा बना दूं, ये ए रहा और ये बी रहा, और मैं आपसे बोल दूं कि किसका परिमाण ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका तीर का चिन्ह लंबा है उसका परिमाण ज्यादा है। तो इस केस में ए का जो परिमाण है वो बी से ज्यादा हुआ। बात समझ आ रही? तो इसको ये हम डिनोट करते हैं दिशा को। ठीक, तो जब भी तीर का चिन्ह, मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो कि ये एफ बल है और इसकी दिशा इधर है, तो अब यूं नहीं कि जैसे कि मान लो ये एफ बल मैंने ऐसे वेक्टर बनाया हुआ है, अब ये नहीं सोच लेना कि सर इसके ऊपर तो तीर का चिन्ह यूं लगा हुआ था, इसकी दिशा ऐसी है। अरे वो तो एफ के ऊपर लगा हुआ है। मान लो कि वो ऐसे, उसने ऐसे लिख दिया और ऐसे दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि ये बल है और इसकी दिशा इधर है। बात समझ आ रही है? किसी भी भौतिक राशि के ऊपर जो तीर का चिन्ह है वो उसकी दिशा डिनोट नहीं करता, वो तो केवल इतना बताता है कि वो एक सदिश राशि है। ओके, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं। अब हमने दिशा और उसका परिमाण सदिश का क्या होता है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और बात आती है अक्ष की। ओके, आपने नाम सुना होगा एक्स वाई और जेड अक्ष। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अक्ष की। ठीक, उसके पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं ऋणात्मक सदिश की। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? एक छोटा सा टॉपिक है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, तो ऋणात्मक सदिश क्या होता है? नाम से दिख रहा है ऋणात्मक, मतलब कुछ नेगेटिव टाइप का होगा, कुछ उल्टा होगा। जैसे कि मान लो ये एक सदिश है, इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर। मैंने आपसे बोला कि इसका ऋणात्मक सदिश क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसका जस्ट उल्टा, ये माइनस ए वेक्टर। अब डाउट आ रहा है कि सर आपने इसको नीचे क्यों बनाया? यहां भी बना सकते हो, यहां बस इतना याद रखना है कि जितना उसकी लेंथ है उतना ही इसका लेंथ होना चाहिए। ऋणात्मक सदिश में क्या डिफरेंस आएगा? सदिश और ऋणात्मक सदिश दोनों में केवल इतना सा डिफरेंस है कि उसकी दिशा उल्टी है, बाकी परिमाण दोनों का समान है। ओके, मैं इस दीवार को इधर से बल लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, तो डायरेक्शन ये हुआ। उधर से कोई बंदा अगर 2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो 2 न्यूटन ही है परिमाण, तो लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो ये जो दोनों सदिश हैं वो क्या हो गए? एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश। ठीक है, तो ये छोटा सा था टॉपिक ऋणात्मक सदिश का। अब ये आवश्यक नहीं है कि एक क्षैतिज ही हो। सपोज करिए कि कोई सदिश ऐसा है बी वेक्टर, आपसे बोला कि इसका ऋणात्मक सदिश क्या होगा, तो जस्ट उल्टा माइनस बी वेक्टर। बात समझ आ रही है? तो दिशा उल्टी रखनी है, बाकी तो परिमाण सेम ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया ऋणात्मक सदिश। अब हम बात करते हैं अक्ष की। अक्ष जो है वो आपने सुना होगा एक्स वाई और जेड अक्ष होते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड अक्ष की बात कर रहे हैं हम। ये x हुआ, ये y हुआ और ये z हुआ। ठीक है, ये 3 अक्ष होते हैं x, y और z। 3D में हम जैसा कि पूरा डिस्कस करेंगे, इसलिए हमें अक्ष की जरूरत पड़ी। ठीक, वेक्टर जो है वो, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बता दूं कि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो हम काफी हद तक फिजिक्स को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, वेक्टर फिजिक्स को बहुत आसान बना देता है, इसलिए वेक्टर और है इजी, आपको आराम से समझ आएगा। ठीक, बस आप साथ साथ पढ़ते रहें। तो एक्स वाई और जेड, क्या एक्स वाई और जेड हमेशा ऐसे ही बनाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। एक्स वाई जेड हमेशा ऐसे बनाना जरूरी नहीं है। एक्स ऐसे हो सकता है, वाई ऐसे हो सकता है, जेड ऐसे हो सकता है। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? यहां पर एक्स इधर बनाया है हॉरिजॉन्टल में, वाई ऊपर है वर्टिकल, और जेड जो है
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिल्कुल लंबवत, ये ऐसा है। अब उसको ऐसे 3D में तो बना नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने उसको ऐसे बनाया, ठीक है। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, और ये जेड हुआ। ये जो दिख रहा है ना वो ऐसा है, ठीक है। अब इन दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता है कि एक्स वाई और जेड जो अक्ष होते हैं वो तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं, इसका क्या मतलब है? तीनों के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो तीनों के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी आप कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोण का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि दो अक्षों के बीच में आपने 45 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना दिया, ऐसा नहीं। तीनों के बीच का जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ये तो हुई अक्ष की बात, ठीक है। अब साहब अक्ष, क्या हम हमेशा अक्ष बनाएंगे? क्या एक्स वाई और जेड, किसी ने बोल दिया कि मैं एक्स अक्ष की तरफ जा रहा हूं, तो मैं किधर जा रहा हूं मुझे क्या पता? एक्स अक्ष कैसे माना हुआ है? मैंने बोला कि मैं एक्स अक्ष की तरफ जा रहा हूं, तो अगर किसी ने क्षैतिज माना होगा तो समझ जाऊंगा मैं इधर जा रहा हूं, लेकिन मान लो किसी ने ऐसा माना होगा तो फिर तो मैं उधर जा रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो एक्स अक्ष को एक तो बोलना और एक रिप्रेजेंट करना, एक दर्शाना, वो कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स हैं। आई कैप, ये आई है और उसके ऊपर कैप लगा हुआ है, टोपी, ठीक है। आई कैप, कैप का क्या मतलब है? ये एक सदिश है। अब सर इसके ऊपर तीर का चिन्ह तो नहीं लगा, तो फिर सदिश कैसे हुआ? तीर का चिन्ह नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, कैप तो लगा है। कैप भी सदिश का ही एक रूप है, बस थोड़ा सा विशेष रूप है उसका। विशेष रूप क्या है वो भी समझाता हूं मैं। मान लो कि ये सदिश हुआ, सपोज करिए एफ, इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया, ठीक है। एफ तो हुआ बल, इसके ऊपर कैप लगा दिया, तो कैप का इतना सा मतलब है कि उसका जो परिमाण है वो कितना है? 1। इसको बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक का मतलब होता है जिसका परिमाण कितना हो? इसका परिमाण हो 1। एक क्या कि यूनिट लगेगा, यूनिट मतलब जो भी मात्रक है। 1 न्यूटन हुआ, 1 डाइन हुआ, ये बल के यूनिट्स हैं, बल के मात्रक हैं। मात्रक कुछ भी हो लेकिन वैल्यू उसका 1 होना चाहिए। बात समझ आ रही है? उसको बोलते हैं एकांक सदिश। तो आई के ऊपर लगा है कैप, तो ये तो समझ आ गया कि ये सदिश तो है, और ऐसा सदिश है जिसका परिमाण कितना है? 1 है, ओके। तो आई कैप क्या होता है? एक्स अक्ष के अनुदिश, अनुदिश एकांक सदिश, एकांक सदिश, ओके। वैसे ही जे कैप क्या होता है? वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। वैसे ही के कैप क्या होता है? जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कोई ना बोले और आई कैप, जे कैप और के कैप बोले, तो हमें डायरेक्टली समझ जाना है कि वो एक्स, वाई और जेड अक्ष की बात कर रहा है। क्लियर है? सबसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि सपोज करिए कि मेरी जो चाल है या मेरा जो वेग है, मेरा वेग 2i कैप है। इसका क्या मतलब है? मैंने बताया था कि वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो दिशा होनी चाहिए, लेकिन मैंने तो यहाँ कोई दिशा नहीं बताई। तो लेकिन ये सिंबल तो लिख दिया मैंने, 2i कैप। इसका मतलब है कि 2 तो मेरा परिमाण है, 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 तो मेरा परिमाण है। मैं इतनी चाल से दौड़ रहा हूं, और किधर दौड़ रहा हूं? तो एक्स अक्ष की तरफ दौड़ रहा हूं। यहाँ पर मैंने एक्स अक्ष नहीं बोला, इसलिए तो मैंने आई कैप, जे कैप और के कैप आपको समझाया है कि आई कैप का मतलब होता है एक्स अक्ष की तरफ, जे कैप का मतलब होता है वाई अक्ष की तरफ, और के कैप का मतलब होता है जेड अक्ष की तरफ। तो मेरा वेग 2 आई कैप है। सिंपल सा मतलब है। क्या मतलब है? कि मेरा जो चाल है वो तो 2 यूनिट का है, 2 मात्रक का है, लेकिन दिशा किधर है? वो एक्स अक्ष की तरफ है, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। थोड़ी और सिंपल सिंपल सी चर्चाएं करता हूं।
थोड़ी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स है, आपने 9वीं 10वीं में पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी तो भी कोई दिक्कत है नहीं, हम सब समझेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स का आइडिया होना चाहिए। हमें थोड़ा सा आइडिया आपसे दिलवा देता हूँ या आपसे पूछ लेता हूँ, आपको दिलवा देता हूँ कि कैसे क्या होती है सिस्टम। ये तो मैंने 3D में बनाया है। ये क्या है, एक घन है। घन क्या होता है, वह कमरा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। कमरा ले लें या घनाभ, घनाभ में तो सभी फलक अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग लंबाई की होती है। घन में जितनी भी साइड्स होती है, जितनी भी लंबाइयां होती है, वो क्या होती है, समान होती है। ओके, ये तो मैंने 3D में बनाया। एक 2D का एग्जांपल लेता हूँ, 2D से समझते हैं। 2D मतलब केवल द्विअक्ष में जाना है, द्विविमीय मतलब केवल एक्स और वाई की बात कर रहा हूं मैं। ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, जेड की बात नहीं कर रहा। जेड की बात नहीं कर रहा मतलब हमें 3D में नहीं आना है, हम केवल बात कर रहे हैं किसकी, इस प्लेन की। इस प्लेन की सपोज करिए कि ये प्लेन है, बोर्ड, मतलब अगर कोई चीटी इस बोर्ड में चल रही है तो वो केवल 2D में ही चल रही है। 2D में मतलब केवल एक्स और वाई में दौड़ रही है। अगर वो चलते चलते हवा में आ जाती तो हम कहते हैं कि वो 3D में आ गई है, बाहर आ गई है। बात समझ आ रही है, चीटी तो 3D में क्या आएगी, एक मक्खी मान ले, मच्छर मान ले, ठीक है। तो हम 2D की बात करते हैं पहले। एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना दिए हैं। जहां पर ये दोनों एक्सिस कट करते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैथमेटिक्स का, हालांकि आपको पता होगा, ठीक। मूल बिंदु। अब मैं आपसे बोलूं कि इस x और y प्लेन में, इस x और y तल में बिंदु 2,3 कहां होगा। बिंदु 2,3, बिंदु 2,3, बिंदु को ऐसे लिखते हैं 2,3। ये मैं केवल दो में ही बात कर रहा हूं इसलिए मैंने 2,3 लिखा है। 1,2 लिख सकते हो, 3,4 वैल्यूज तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। बिंदु 2,3 कहां होगा, मैं 3D की बात करूंगा, जब इस एग्जांपल पर आएंगे तो मैं 2,3,4 भी लूंगा। क्यों, क्योंकि उसमें z भी आएगा। पहला होता है x, दूसरा होता है y और तीसरा होता है z। मैंने नहीं बनाया है, स्टैंडर्ड है, ये हमें याद रखना है। पहले x आता है, फिर y, फिर z आता है। कभी आप सोचो कि सर ने ऐसा क्यों बनाया, तो मैंने नहीं बनाया, वो बना हुआ है। कुछ प्राचीन और कुछ इंटेलिजेंट लोग इसको बना के गए, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 2,3 कहां होगा, तो मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब 0,0, 0,0 मतलब पूरी कहानी यहां से शुरू हो रही है, मूल बिंदु से। बात समझ आ रही है, मूल बिंदु से शुरू हो रही है साहब। अब 2,3, तो x की तरफ मुझे 2 चलना है। पहले x की तरफ चलेंगे, फिर y की तरफ चलेंगे। x की तरफ मुझे 2 चलना है। x किधर है, इधर, इधर इधर कहीं नहीं, x इधर है सीधे। तो मैं x की तरफ 2 चला, सपोज करिए कि 2 यहां तक चला मैं। 2 मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, यहां तक 2 चला। फिर मुझे y में चलना है 3, तो यहां पर y में चला मैं कितना, 3, तो मैं यहां पहुंचा। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये हुआ 2,3। क्लियर है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। वो बनाने के लिए आते थे, लाइनिंग होती थी कि 1 2 3, फिर 1 2 3 काउंट करके इसे हम डॉट बनाते थे कि अच्छा उस पॉइंट पर हम पहुंच गए, ठीक है। सपोज करिए कि मैं आपसे बोलूं, एक्स और वाई को ही बना लेता हूं, ये एक्स है, ये वाई है, और मैं बोलूं आपको कि 3,-4 कहां होगा, तो 3, 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है कि मुझे x में कितना चलना है, 3 चलना है। तो x में चला मैं साहब 3, तो यहां पर पहुंचा। अब मुझे 4 चलना है, लेकिन y की ऋणात्मक दिशा में चलना है। तो y तो ऊपर है, ऋणात्मक दिशा क्या हुई, नीचे। तो y की ऋणात्मक दिशा नीचे हुई साहब, तो मैं यहां चला, तो ये बिंदु हुआ 3,-4। तो ये हुई स्थिति, किसी भी बिंदु की स्थिति। कैसे पता करी, समझ आ गए, स्थिति को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब 3D में आते हैं। अब 3D में देखते हैं कि आप आंसर करें। ये तो आपका हो गया मूल बिंदु, जिसको हम लिखते हैं 0,0,0 से, पूरी पिक्चर यहीं से शुरू होगी। मैं मान लेता हूं इस घन की लंबाई क्या है, a के बराबर है। क्योंकि ये घन है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, ओके।
मैं आपसे बोलूं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये जो y एक्स पर है, तो काफी सिंपल है साहब, y एक्स पर है मतलब x और z में तो हम चले ही नहीं, हम केवल और केवल चले किधर, y में, तो x में नहीं चले मतलब x का x में ही रहे हम, z में नहीं चले तो z का z में ही रहे, लेकिन y में तो चल लिए, कितना चल लिए, a के बराबर, तो इस बिंदु के निर्देशांक हुए 0,a,0, ठीक। ऐसे इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसके होंगे 0,0,0, हम x में तो a चले बाकी में चले ही नहीं, और इसमें होगा 0,0,a। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि अच्छा साला अगर z में नहीं चले तो उसको 0 लेना है, x में नहीं चले तो 0 लेना है, y में नहीं चले तो 0 लेना है, ठीक है। अब इस बिंदु को पकड़ो आप, वो जो बिंदु है ये तो समझ आ रहा है कि साहब वो x और y में है, z में नहीं है, वो मतलब उसका जो z होगा वो 0 होगा, तो साहब z को तो मैंने 0 लिख दिया। अब यहां तक जाने के लिए मुझे x में a चलना पड़ा, क्योंकि लंबाई तो सभी a ही है, तो x में तो मुझे a चलना पड़ा, और यहां से y में भी मुझे a ही चलना पड़ा, मतलब इसके निर्देशांक हो गए a,a,0। क्लियर है। अब ये पॉइंट ले लो आप, तो ये पॉइंट तो हमें दिख रहा है कि सर वो तो 3D में है, 3D में मतलब बाहर है, बाहर है मतलब यहाँ आने के लिए हमें तीनों में ए चलना पड़ा है, बात समझ आ रही है। ऐसे इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,a,a, क्योंकि हम इस y और z प्लेन में है, x में नहीं आए हैं, इसमें हम y में नहीं चले हैं, तो a,0,a। तो ये क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो उसमें इसकी जरूरत लगेगी, और अगर हमें समझ नहीं आएगा तो फिर हम वो टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो निर्देशांक हमें कैसे बनाना है और कैसे बनते हैं वो समझ आना चाहिए। क्लियर है, नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम स्थिति सदिश की। स्थिति की हम बात तो कर चुके हैं, स्थिति मतलब हम कौन सा बिंदु कहां पर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थिति सदिश की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्थिति सदिश को समझने के लिए पहले स्थिति का क्या नॉलेज होना चाहिए वो मैंने आपको भी बता दिया है। स्थिति सदिश, मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, कृपया उसको नेग्लेक्ट करें, ओके। स्थिति सदिश, अब स्थिति सदिश क्या है वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्थिति सदिश को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक निर्देशांक बिंदु समझना जरूरी है। निर्देशांक बिंदु क्या है, सपोज करिए कि मैं आपसे बोलूं कि मैं 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, तो मन में ख्याल तो आएगा 2 किलोमीटर दूर तो खड़ा है, लेकिन खड़ा किससे 2 किलोमीटर दूर ये तो बता, किससे 2 किलोमीटर दूर, ये जो किससे वर्ड है वो है निर्देशांक बिंदु, ओके। तो हम अगर 2D की, मैं 2D से समझा देता हूँ, 3D में हम चले जाएंगे फिर, ठीक है। ये x हुआ और ये y हुआ, ठीक। x और y का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है अपना ओरिजिन मूल बिंदु 0,0, इसी को हम बोलते हैं निर्देशांक बिंदु, और इस सिस्टम को बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक है। ये जो पॉइंट हुआ वो हुआ अपना निर्देशांक बिंदु। मुझे एक बिंदु चाहिए 3,4, उसकी स्थिति देखना है, तो उसकी स्थिति देखेंगे तो 3,4 मतलब मुझे x में तो 3 चलना है और y में मुझे चलना है 4, तो मैं यहां पहुंचा 3,4 पर। तो ये इस बिंदु की स्थिति हुई, सदिश नहीं, स्थिति, पोजीशन कि वो वहां पर है। और अगर उस निर्देशांक बिंदु से उस बिंदु को मैं जोड़ दूं एक तीर की चिन्ह की सहायता से, ये जो तीर का, ये इसका हेड है, इसका सिर है, और ये जो हिस्सा है वो उसका पूंछ है, हेड और टेल, ठीक है। अगर मैं निर्देशांक बिंदु से उस बिंदु को जोड़ दूं
तो इस तीर के चिन्ह को बोलेंगे इसका स्थिति सदिश। स्थिति सदिश समझ आ गया? स्थिति सदिश क्या है? पहले तो हमने स्थिति डिफाइन कर ली, कहाँ स्थित है वो उसकी स्थिति हो गई, और निर्देशांक बिंदु से उसको जोड़ दिया तो वो हो गया स्थिति सदिश। जरूरी कैसा निर्देशांक यही हो? निर्देशांक आप यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हो, जहां मानोगे उसके हिसाब से स्थिति सदिश आएगा। जनरली हम स्थिति सदिश में निर्देशांक कहां मानते हैं? 0,0 पर, मूल बिंदु पर। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये हो गया इसका स्थिति सदिश। अब बार बार कुछ चित्र से थोड़ी समझाऊंगा कि स्थिति सदिश क्या है, चित्र बनाओ 3,4 3,4, लिखेंगे कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरा जो वेग है वो 2i कैप है, मुझे चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने लिखा 2i कैप। 2 तो उसका परिमाण हो गया, i कैप x अक्ष की दिशा हो गई, तो हम समझ गए कि साहब 2 मीटर पर सेकंड तो चाल हो गई, और i कैप मींस x अक्ष में उसकी दिशा हो गई। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी स्थिति सदिश लिखना चाहूं तो इसकी स्थिति सदिश को मैं कैसे लिखूंगा? तो स्थिति सदिश को मैं लिखूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब कि 3 तो x की तरफ है और 4 जो है वो y की तरफ है। क्लियर है? तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है। अब मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो इससे क्या समझ रहे हो? बिल्कुल आसान है। x अक्ष में तो 2 चले, y अक्ष में कुछ नहीं लिखा है तो 1 चले, और z में 3 चले, तो कहां पहुंच गए? 2,1,3 पर पहुंच गए साहब। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि पॉइंट है आपका 2,-3, 2 इधर चले, -3 मतलब नीचे चले क्योंकि वो ऋणात्मक दिशा में है। आपसे बोला इसका स्थिति सदिश क्या होगा, तो इसको इससे जोड़ दूं तो लिखेंगे कैसे? उसमें लिखेंगे 2i के माइनस 3j कैप। तो ये हुआ स्थिति सदिश। ओके, तो स्थिति सदिश के लिए पहले स्थिति पता होना चाहिए और फिर उसका सदिश लिखना तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।